हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे जो है संविधान की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो यदि आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सब का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या क्या हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो ये जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं भारत के जो संविधान है उसके भाग 1 में, यानी कि पार्ट 1 में जो है इसको बता के रखा गया है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक की बात करना है। यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र की अगर बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक उसकी व्याख्या की गई है, जो भारतीय संविधान के भाग 1 में रखा गया है। अब हम उन सभी प्रावधानों को जिक्र करेंगे 1 से 4 तक, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, क्या क्या चीज़ें कहते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है। इसके अनुसार क्या होता है कि भारत जो है उसमें लिखा भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। ठीक है, तो हम जैसा कि नेचर में बता दिए थे कि ये संघात्मक है और कुछ जगहों पे एकात्मक भी दिखता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप इससे डेफिनेशन यहाँ से आर्टिकल 1 के क्लास 1 से देख सकते हैं कि भारत का मतलब है इंडिया, जिसका मतलब होता है इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। यानी कि इंडिया का निर्माण अकेले नहीं होगा, सभी राज्यों को मिलाकर के होगा, एक यूनियन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि संविधान की संरचना की अगर बात करते हैं तो वो कैसी होती है, संघात्मक होती है। ठीक है, प्रारूप समिति ने खुद कहा है कि जो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है भारत जो संविधान है भारत का, उसमें जो है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका क्या अर्थ लगाया गया है, यानी कि क्यों यूनियन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन ये है कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है, सबसे पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई राज्य अगर चाहे कि हम अलग जो है यूनियन से, संघ से अलग हो जाएं, ठीक है, तो ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि वो अलग हो सकता है। ठीक है, ये था आर्टिकल 1 का क्लास 1। अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 1 का क्लास 2। ठीक है, इसका संबंध जो है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से है, और ये दिया है हमारी फर्स्ट शेड्यूल में, यानी कि पहली अनुसूची में। यानी कि पहली अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, तो वहां से जो है इसका संबंध है। वर्तमान में इस समय जो, यानी कि इस अनुसूची में जो है टोटल 28 राज्य हैं और 8 संघ संघ क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 का क्लास 2 बताता है। आर्टिकल 1 का क्लास 3 बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहला जो क्षेत्र है राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो एक्वायर्ड किए गए हैं, अर्जित किए गए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारत भारत के संघ का क्या अर्थ होता है और भारत के राज्य क्षेत्र का क्या अर्थ होता है। ठीक है, भारत के संघ का मतलब ये होता है कि इसमें केवल और केवल, यानी कि भारतीय संघ में केवल वे राज्य आते हैं जिनमें शक्तियों का वितरण जो है संघ के भागीदार, यानी कि ये कह लो कि शक्तियों के वितरण में संघ के भागीदार के रूप में है, तो उन्हें जो ऐसे राज्यों के संघ को जो है भारत का संघ या भारतीय संघ कहा जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में वे क्षेत्र सम्मिलित हैं जो उस समय, ठीक है, भारत की प्रभुता का विस्तार था। ठीक है, तो याद रखना, यानी कि स्वतंत्रता के समय जो है भारत की जहाँ पर प्रभुत्व संप्रभुता थी, विस्तार था, वहां तक के राज्य क्षेत्र को जो है भारत का राज्य क्षेत्र कहा जाता है। जबकि भारतीय संघ में वे संघ वे शक्ति वो लोग शामिल हैं, वे राज्य शामिल हैं जो संघ के साथ ही जो है एक तरह का भागीदार के रूप में काम करते हैं उनके शक्तियों के वितरण में। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र में क्या होता है कि नियम विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं संघ राज्य क्षेत्र में, और उनके द्वारा नियुक्त प्रशासन, जो प्रशासक होते हैं, उनके माध्यम से, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र में शासन किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, मतलब मेन तो बनाते ये हैं, नियम विनियम राष्ट्रपति ही बनाते हैं, लेकिन अगर रेगुलेशन की बात करते हैं तो उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है ना, वो चलाते हैं पूरी। ठीक है, अब ये देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके, यानी नए राज्य अगर है तो उसका प्रवेश करना, उसकी स्थापना करना, ये सब चीजें कर सकती है। ठीक है, अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि 35वें संविधान काफी इंपॉर्टेंट है, 35 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 का, जिसके अंतर्गत जो है सिक्किम को जो है भारत का सहायक राज्य
ठीक है, एसोसिएटिव स्टेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, का दर्जा दिया गया है। यानी कि 35वें संविधान संशोधन 1974 में जो है सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया। और वही 36वें संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो क्वेश्चन रहता है कि कब जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो ये जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 में। और सहायक राज्य कब बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन 1974 में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है देसी जो रियासतें हैं उनका एकीकरण किया गया। ठीक है, तो देसी रियासतों का एकीकरण की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो देखो ये जो है सबसे पहले तो दो वर्गों में विभाजित है। पहले तो राज्य क्षेत्र और दूसरी देसी रियासतें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसको हम तोड़ें तो देखो यहाँ पे ये ब्रिटिश भारत आएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे सोच लो कि देसी रियासतों का एकीकरण करना है तो उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमको जानना है। तो एक में ब्रिटिश भारत टूटा और दूसरे में देसी रियासतें। यानी कि ब्रिटिश भारत जो बना उसमें 9 प्रांत थे और देसी रियासतों में 600। ठीक है, 600 देसी रियासतें थी, जिसमें से 58 देसी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई। बाकी के बची 542 रियासतें। ठीक है, 542 रियासतों में से 3 रियासतें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब देखो इनको बाकी सभी रियासतें तो लगभग विलय हो गई थी भारत में, लेकिन ये 3 रियासतें जो है काफ़ी मशक्कत ले रही थी, जिसके वजह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है इनको जो एकीकरण करने का सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, इसीलिए जो उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। यानी कि वो यूनियन यूनियन करने का काम किया उन्होंने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा करके भारत में शामिल किया गया, ये है। हैदराबाद में जो है सैन्य कार्रवाई से विलय किया गया, जिसमें ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। उसके बाद जो है इसको जो शामिल किया गया इस ऑपरेशन के द्वारा। जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ नीचे देख लेते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में या उसके भागों को मिला करके, ठीक है, क्या कर सकता है? या किसी राज्य क्षेत्र के किसी अन्य राज्य के भाग को मिला करके निर्माण कर सकता है, शक्तियों का या राज्य का निर्माण कर। यानी कहने का मतलब आर्टिकल 3 के कुल मिला-जुला कहने का मतलब ये है, संसद अगर राज्य का निर्माण करना चाहे तो क्या-क्या कर सकती है? किसी एक राज्य का किसी दूसरे राज्य को मिला करके, या किसी एक राज्य के राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य के राज्य क्षेत्र के मिला करके, या किसी एक राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य क्षेत्र के भाग को मिला करके संसद क्या कर सकती है? राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, दूसरे देखते हैं, संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, कोई जरूरी नहीं कि बढ़ा सकती है, मतलब निर्माण कर सकती है, घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, या उसकी जो सीमाएं हैं कहाँ तक है वो उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। ये सब पावर है उसके पास। राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो है किसके पास ये सब चेंज करने की किसके पास पावर है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। और ये सीधे पूछ लेता है कि राज्य क्षेत्र को अगर चेंज करना हो, नामों को चेंज करना हो या बढ़ाना घटाना हो तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 3। 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्टिकल 4 जो है बताता है इसमें ये बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उसके अधीन जो है राज्यों की जब स्थापना या प्रवेश वगैरह होता है तो उसके नाम, क्षेत्र, उसकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए तो संसद क्या करेगी? यदि संविधान की पहली या चौथी अनुसूची, ठीक है, पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है, ठीक है, तो ऐसे में जो है आर्टिकल जो 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लेकर के, ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन या जो कुछ भी करता है, ठीक है, संसद, जो कि यहाँ पे पहले से पहली और चौथी अनुसूची में विद्यमान है, तो उसमें कुछ भी बदलाव जो है संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। और इसे बिना किसी प्रक्रिया के, यानी कोई विशेष प्रक्रिया से इसके नामों को परिवर्तन नहीं किया जाएगा या जोड़ा घटाया नहीं जाएगा। ये साधारण विधान के साधारण बहुमत द्वारा जो है इसको पारित किया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि अगर किसी राज्य को शामिल करना हो या उसके नामों को परिवर्तन करना हो तो क्या विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसको संचालन किया जाएगा या साधारण बहुमत से? तो ये बिल्कुल याद रखना, साधारण बहुमत से जो है इसको पारित किया जाएगा।
ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संसद और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। तो जितने आर्टिकल्स हैं 1 टू 4 हमने सारा डिस्कस किया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।